से जुड़े। आइए शुरू करते हैं। हरिचरित्र। हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? लालच दास है। इसको आप ऐसे याद रखें कि हरि कोई व्यक्ति है और उसका चरित्र कैसा है? लालची है। हरि का चरित्र लालची। आपका ये प्रश्न अब गलत नहीं होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? बच्चन सिंह ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? विद्यापति को, विद्या बच्चन। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस विद्वान का है? देखिए, शंकराचार्य के बारे में इतनी बड़ी बात कही किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये कथन अक्सर पूछ लिया जाता है और वहाँ पर कई बार ये भी आता है कि इतना इतना गायब कर देते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। वह अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब पूछा जाता है कि ये वह कौन है, तो वहाँ पर गोरखनाथ उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रहे। नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप समझना चाहिए। नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप समझना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा का क्या मानना है कि नाथ संप्रदाय जो योगी बाबा वाला है, सिद्ध संप्रदाय जो टोने टोटके वाले बसों में चिपका रहता है, बंगाली बाबा से मिले तो वो सिद्ध लोग होते हैं, के बीच की अवस्था किसने कहा है? नाथ पंथ को सिद्ध युग और संत युग के बीच में आते हैं। ये बात कही है राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इसका ये पूछा भी जाता है, इसका उदाहरण आप लोग देखते भी होंगे कि हर व्यक्ति जो आपको मिलता है उससे आप पूछिए कि आपकी जाति में कितने हैं, तो बताएंगे हमारी जाति में 7 उपजातियाँ हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ हम हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। तो उसी को लेकर हजारी प्रसाद जी ने ये बात कही है कि नीची से नीची समझे जाने वाली जाति अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। बीसल देव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यह कथन किस आलोचक का है? बीसल देव रासो को श्रृंगारिक ग्रंथ माना है और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निखर कर आया है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य पर प्राकृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, हिंदी, तो प्राकृत से अभ्रंश। अभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं। अभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। आदिकाल का कौन सा प्रकरण अभ्रंश काल है? सा अप देफू। रामचंद्र शुक्ल के विभाजन की बात कही गई है, तो सामान्य परिचय अभ्रंश काव्य, अभ्रंश काल वाला जो प्रकरण है वो दूसरा है। तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। यह पंक्ति किस कवि की है? भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु। ये हेमचंद की पंक्तियां हैं, खूब पूछी जाती हैं, दिमाग में रखिए। जैन पद्म सूरीरास, जैन पद्म सूरीरास, ये सूरीरास है, सार मूर्ति, सूरी और सार। जैन पद्म सूरीरास सार मूर्ति की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण में इस अवहट्ठ का प्रयोग हुआ है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण में पूर्वी अवहट्ठ का प्रयोग हुआ है। गौतम स्वामी रास रचना के रचनाकार उदयवंत हैं। गौतम स्वामी रास, उदयवंत, इन रचनाओं को प्रयास करें कि आप स्वयं अपने कागज़ में लिख लें और दीवार में चिपका लें जो ऐसी रचनाएं हैं, क्योंकि अक्सर पूछी जाती हैं 3 से 5 रचनाएं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान है राम कुमार वर्मा। अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये पिछली बार स्वयंभू मैंने कराया था, जबकि सही विकल्प है पुष्पदंत। अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से पुष्पदंत को जाना जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखें। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल कब स्वीकार किया है? 700 ईस्वी अपभ्रंश का जन्म स्वीकार किया। हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ पूछा जाए किसका है, तो उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण उद्भव, उदय उद्भव, इससे आप मैच करके इसे सही कर सकते हैं। हालांकि अपभ्रंश का जन्म कब स्वीकार किया है? 700 ईस्वी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ? 1000 ईस्वी। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राचड़ किसने किया है? मार्कंडेय ने किया है। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राचड़ मार्कंडेय जी ने किया है। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
सरहपा को माना है? राहुल शंकर ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्यों की पुस्तकों को की संख्या कितनी मानी है? 8। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है 8 और अपभ्रंश मिलाकर 12। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य शब्द से। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको ट्रिक बनाते हैं। काशी में श्यामल का रहस्य, तो काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? रहस्य से मानी है। काशी में श्याम का रहस्य। इससे आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई रसिक शब्द से। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई रसिक से। आप ऐसे सोचिए कि नरोत्तम जो है बहुत रसिक व्यक्ति हैं रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने रसिक से उत्पत्ति मानी है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है रसायन से रास, रास से रासो। 3 बार इन्होंने ऐसे किया कि रसायन से रास, रास से रासो, और ये शुक्ल जी ने माना है। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, नेमिनाथ रास के रचयिता सुमतिगढ़ हैं। दंगवे पुराण के रचनाकार राजशेखर हैं, लेकिन जब राजशेखर विकल्प में ना हो तो भीम कवि आपको लगाना है, राजशेखर नहीं भीम कवि। इससे आप याद रखें कि जैसे भीम शक्तिशाली थे, शक्तिशाली आदमी क्या करेगा? दंगा फसाद करेगा, तो दंगवे पुराण लिखेगा। योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या डोंभिपा की पुस्तक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? राम सिंह या मुनि राम सिंह नाम मिलता है, तो अगर मुनि राम सिंह आता है तो आप बिल्कुल लगाइए पाहुड़ दोहा राम सिंह। बेलीकृष्ण रुक्मणी के रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। स्थूलिभद्र रास सोमप्रभु सूरी। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि अब्दुल रहमान जिसे कहा जाता है। अक्षर दिकोपदेश के रचनाकार हैं। अक्षर दिकोपदेश डोंभिपा। खालिकबारी के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। खालिकबारी, मुकरी, पहेलियाँ सब अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार हैं कल्लोल या कुशललाभ। कोई भी विकल्प में मिल सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार हैं कल्लोल। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। आदिकालीन जैन साहित्य पूछा जाता है जैनों की भाषा, तब आपको प्राकृत बताना है, लेकिन जब उनके साहित्य की भाषा पूछी जाए तो अपभ्रंश बताना है। इसको आप ऐसे याद रखें कि जैसे हम लोग सामान्यतः अपने मातृभाषा में जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें बात करते हैं, लेकिन जैसे हमें पढ़ाना है, क्लास लेना है या किसी को समझाना है, परीक्षा देनी है, तो हम खड़ी भाषा में लिखते हैं अपने से एक कदम आगे। तो उस समय प्राकृत क्षेत्रीय भाषा हो गई और अपभ्रंश श्रेष्ठ हो गई। तो जैन साहित्य किस भाषा में रचेंगे? प्राकृत के बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जैनों की भाषा प्राकृत और उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश। ऐसे आपका गलत नहीं होगा। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है रास काव्य। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या है? रास काव्य। तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की है। तुलसी चरित रघुवर दास। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने। संध्या भाषा नाम दिया मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने। प्राकृत पैंगलम का विषय है छंद। प्राकृत पैंगलम का विषय है छंद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है, स्वयंभू को। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है या कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है या कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। हालांकि उस समय आक्रमण और युद्ध ही तो चल रहे थे। जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास के रचनाकार हैं धर्म कलश मुनि। जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास, कितना बड़ा नाम रखा, कुछ वैसा ही जैसे श्री श्री 1008, तो लंबा चौड़ा नाम रखने का धार्मिक लोगों का फैशन है। उसी तरह इन्होंने धर्म कलश मुनि है तो लंबा चौड़ा नाम रख दिया, जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता यह कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने ही कहा कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। सुनने के साथ अगर आप लोग मेरे साथ जहाँ पर आप क्लास पढ़ रहे हैं मन में दोहराएं, हालांकि वो केस में देखें और दोहराने का प्रयास करेंगे तो आपको और बेहतर याद होगा।
ये अब तक के आए हुए सारे प्रश्न हैं। 80% प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे, आप कोई भी पेपर देने जाएं। दूसरी बात, इनको पढ़ने के बाद आपको जो साल पेपर लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उन्हीं में से लाइन बाय लाइन लिखे गए हैं। कहीं ये कोई विशेष प्रश्न नहीं है, लेकिन विशेषता इनमें कम भी नहीं है। तो बिल्कुल इनकी महत्ता को समझिए और 10 सेकंड वीडियो को रोक कर जाके एक प्यारा सा कमेंट करें, कैसा लग रहा है साथियों। उसके बाद आगे शुरू करें। फिर से वही प्रश्न आ गया, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? बीसलदेव रासों में। किस माह से किया गया है? कल आपको बताया गया था पहली क्लास में, और उसकी ट्रिक भी बताई गई थी। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और ना ही उसे छोड़कर। यह कथन बच्चन सिंह का है। ठीक ठाक पूछा जाता है ये। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वाले। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वाले। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थकों में कौन सम्मिलित है? सम्मिलित हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राउल वेल की नायिका का नाम है राउल। राउल वेल की नायिका का नाम है राउल। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम घोषित किया ग्रियर्सन ने। आल्हखंड को परमाल रासों के नाम से किसने प्रकाशित कराया था? श्याम सुंदर दास जी ने। आल्हाखंड को परमाल रासों के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? श्याम सुंदर दास जी ने। एलियट के अनुरोध पर परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वाटरफील्ड ने। देखिए अंग्रेजी कितना कठिन है कि इनका नाम देखिए, प्रकाशित करवाया था, और जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम था वाटरफील्ड। क्योंकि अनुवाद करने में इन्होंने पानी फेंक दिया, ऐसा फील्ड में पानी फेंक दिया, और वाटरफील्ड इसीलिए इनका नाम पड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आएगा वहाँ पे वाटरफील्ड तो सबसे पहले आप इसे ही बाहर करेंगे, लेकिन सही विकल्प यही होगा। तो आप ऐसे याद रखें कि एलियट के अनुरोध पर परमाल रासों का जब इन्होंने अनुवाद किया तो इन्होंने पानी फेंक दिया। विद्यापति को किसने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विस्पी गांव उपहार में दिया था, जिस पर किसने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था? विस्पी इन्हीं का गांव था जिसे इन्होंने उपहार के रूप में पाया था। इनके एक प्रतिद्वंदी ने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था। केशव मिश्र उनका नाम है। बड़ सुख सार पावल तू तीरे, बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। यह प्रसिद्ध पद किस विद्वान के अंतिम पद माने जाते हैं, जो कि गंगा को समर्पित हैं? तो वो विद्यापति के हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन है रामरच बेनीपुरी जी का। बेनीपुरी के 10 से 12 कथन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ, बस आपको इतना याद रखना है, बस इतना देखने ही आपको रामरच बेनीपुरी लगाना है। वृक्ष में कौन बैठेगा? कोयल काकली। वृक्ष में बैठती कौन है? कोयल बैठती है। जब सीजन आएगा वो चिल्लाएगी तो उसकी बात कौन करेगा? रामवृक्ष जी करेंगे। पूरा पढ़ते हैं। मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ, जिस पर हजारों पक्षियों के कलरव को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रसप्लावित करती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है। उसी प्रकार उनकी कविता भी अपना परिचय आप देती है। विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? विद्यापति के बारे में यह बात कही है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। विद्यापति के विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रीतम की प्रेतमा के प्रति तल्लीनता है। कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है। कोरी हाय हाय कौन करेगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपने शब्दों में कोरी हाय हाय शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ कीवर्ड रखिए ऐसे ही और उन्हें आप वहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। विद्यापति ने कविता में अपना आदर्श जयदेव को माना है। विद्यापति ने कविता में अपना आदर्श जयदेव को माना है। लोग इन्हें अभिनय जयदेव भी कहते भी थे, अतः जयदेव के समान वे संगीतपूर्ण कोमलकांत पदावली में श्रृंगारिक रचना रचते थे। विद्यापति के संबंध में ये भी कथन रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है।
विद्यापति में भक्ति भावना थी, विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। विद्यापति के संबंध में यह कथन बाबू गुलाब राय का है। देखिए, लोटपोट कौन होगा? चैतन्य महाप्रभु। गुलाब राय का ये कथन है, श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। जब किसी को उपहार देना होता है पुरुष स्त्री में, तो वो गुलाब देता है, तो गुलाब राय श्रृंगार में भावना में विजय पाएंगे। ऐसी बात इन्होंने विद्यापति के बारे में कही है, ऐसे आप याद रखें। कथन कुल मिलाकर गलत नहीं होना चाहिए। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो राम कुमार वर्मा जी का है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानी है ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हजारी प्रसाद ने। सकल सूर सामंत समरिबल जंत्र तंत्र तस, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। समान शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की रचना है? पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा की रचना है। पृथ्वीराज विजय मूलतः किस लिपि में आबद्ध है? शारदा लिपि में आबद्ध है। देवगिरी का आधुनिक नाम है दौलताबाद। देवगिरी, दौलताबाद। बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है बीसल देव रासो, यह श्रृंगारिक रचना है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद ने किया। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की जाती है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कई बार आता है केवल शब्दानुशासन, और वहाँ पर भी आप हेमचंद को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नाम ही आ जाता है, तो अब जो है ज़्यादातर सिद्ध हेमचंद हटा दिया जाता है, शब्दानुशासन ही दिया जाता है। आसुग कवि की रचना है चंदन वाला रास। आसुग कवि या आसगु कवि कई बार मिलता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो देश भाषा काव्य का प्रकरण 3 का नाम है देश भाषा काव्य। देश भाषा में क्या चल रहा था उस समय? वीर गाथात्मक रचनाएं चल रही थी, वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है दोहा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से किसने माना है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं, आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं, जयमयंक जसचंद्रिका और कीर्ति पताका, ये अभी तक सिर्फ सूचना मात्र है, मिली नहीं है इन्हें, इनकी प्रतियाँ नहीं मिली, सिर्फ इनके नाम मिले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? तो अगर आपको सा अप दे फू याद रहेगा, भक्ति काल में भी आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको बताते चलेंगे ताकि आपके प्रश्न न गलत हों। अपभ्रंश काव्य दूसरे प्रकरण का नाम है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इन्होंने बाल्यावस्था कहा है। साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के ग्रंथ में इन्होंने बाल्यावस्था कहा है, तो इसीलिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं सदी से माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से किसने अभिहित किया? आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ये सभी मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 4। किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? FEK। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। इन्होंने ही पहली बार ये साहस दिखाया, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग किया। ये सबसे बड़ा काम था इनका। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये कथन बड़े प्यार से पूछा जाता है, लगभग
10 में से 8 परीक्षाओं में पूछा जाता है और नलिन बिलोचन शर्मा जी ने ये बात कही है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? मिश्र बंधु विनोद ने में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 5 भागों में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का 1888 में इसका धारावाहिक के रूप में प्रकाशन हुआ, जबकि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, और इन्होंने 1957 में इसका नाम अनुवाद भी किया हिंदी में। 52 में लक्ष्मी सागर वासाणे ने ताशी के इतिहास का अनुवाद किया था। तो पहले लक्ष्मी, जैसे कोई बच्ची होती है तो वो पहले लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी सागर वासाणे 1952। जब वो बड़ी हो जाती है, किशोरी बनती है, किशोरी लाल गुप्त 1957। तो पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? शिव सिंह सरोज से ली है। पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के द्वारा। और एक नाम आता है ग्रीव्ज वाला, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, उसमें बताया गया था स्केच में चा है और ग्रीव्ज के नाम में जा है, चा छा जा झा या, और ये चा वर्ग के दोनों शब्द हैं, तो इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी के नाम से। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से इन्हें इसके संपादन की प्रेरणा मिली। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में। हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी, जिसने सर्वप्रथम लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, के संस्थापक थे विलियम जोन्स। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माघ से। पुष्पदंत की तुलना व्यास जी ने किससे की है? भोला शंकर व्यास ने। पुष्पदंत माघ। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवारदला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच में, और प्रकाशन स्थल इसका पेरिस था। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 1839 में पहला भाग, 47 में दूसरा भाग, और 1871 में दूसरा संस्करण आया जो कि 3 खंडों में था। तो इस तरह से इसके 5 खंड प्रकाशित हुए। सच्चे अर्थों में ये इसकी बात हो रही है, ताशी के इतिहास ग्रंथ की। ये 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। 1839 में प्रथम संस्करण का पहला भाग, प्रथम संस्करण का दूसरा भाग 47 में, और 1871 में द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भाग, और तो टोटल कितने हो गए? 5। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता ये रह गया। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन। ध्यान रहे, राहुल सांकृत्यायन तक करें 3 से 4 बार, याद रहेगा। यह सिर नवे न राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छोट। पंक्तियाँ चरणदास की हैं। कुट्टिल के सुदेश पोह परिचियत पिक सद, कमल गंध बयसंद हंस गति चलति मंद मंद। चंद्रबरदाई की पंक्तियाँ हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। सूक्ति से स्पष्ट है कि गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। रामस्वरूप चतुर्वेदी। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है पौमचरिव। स्वयं पौरिट, आप ऐसे याद रखें, स्वयं पौरिट। तो स्वयंभू छंद तो पूछा नहीं जाएगा, नाम ही आ जाता है। पौमचरिव अपूर्ण ग्रंथ है। राम कथा का वर्णन है। रिट्ठडेमचरिव, ये दोनों खूब पूछे जाते हैं, पौमचरिव और रिट्ठडेमचरिव। स्वयं पौरिट। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? डॉक्टर भयाड़ी ने। अपभ्रंश का
कालिदास किसने कहा? स्वयंभू को डॉक्टर भयाड़ी ने। तो अपभ्रंश का भवभूति कौन है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। देखिए पुष्प की क्या बनती है? पुष्प को अगर जला देंगे तो राख बन जाएगी। राख को क्या कहते हैं? भभूत, भभूत, भवभूति। तो अपभ्रंश का भवभूति हुआ कौन? पुष्पदंत हुए। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास देखिए किसने कहा है? भयाड़ी ने कहा है। स्वयंभू के नाम में भा आता है, कहेगा कौन? जिसके नाम में पहले भा आएगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। प्राकृतानुशासन के लेखक हैं। ये पास पास इसलिए भी दिए गए हैं ताकि दोनों को आप रिलेट करें और गलतियां ना हो। प्राकृतानुशासन नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाता है। प्राकृतानुशासन के लेखक हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव प्राकृतानुशासन। जस महाड़य उत्तर आदि पुष्पदंत की रचनाएं हैं। जसहर चरिव, महापुराण, हृदय कुमार चरित, उत्तर पुराण, आदि पुराण, पुष्पदंत। जस महाड़य उत्तर आदि महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। हृदय कुमार चरिव के रचयिता हैं पुष्पदंत। जस महाड़य उत्तर आदि पुष्पदंत। जसहर चरिव, महापुराण, हृदय कुमार चरिव, उत्तर पुराण, आदि पुराण, ये सभी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है अपभ्रष्ट। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित, इनकी रचना है ये। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट कहा है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने बैठते हैं। क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। पुनः पढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने बैठते हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन पृथ्वीराज रासो के संबंध में। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, अंतिम कवि अमीर खुसरो की है। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है रामकुमार वर्मा का। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। अभी बताया जस महाड़य उत्तरादि, ये सभी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। पंडिय साल सत्य बखाड़ई, पंडिय साल सत्य बखाड़ई, देह बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह काव्यपंक्ति है सरहपाद की। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है, वो परमाल रासो है जगनिक का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है। राम स्वयं को मानेंगे। राम स्वयं स्वयंभू, राम स्वयं स्वयंभू। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अपने गुरु की मृत्यु पर कहा था अमीर खुसरो ने। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये पूरी पंक्तियाँ हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, इसलिए शुक्ल जी ने ये बात कही थी। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउलबेली रोड़ा की। गद्य पद्य मिश्रित, जब किसी रचना में गद्य और पद्य का मिश्रण हो जाता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं, और ऐसी रचना है राउलबेली। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग। साधना नाथपंथी थे। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? पुरानी हिंदी का उदय अवहट्ठ से माना गया है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ठ कहा है? कीर्तिलता को। विद्यापति पदावली की भाषा है मैथिली। ध्यान रहे, आपको बताया भी गया था, दोनों में ली शब्द आता है और इसकी भाषा खूब पूछी जाती है, तो मैथिली और पदावली। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं स्वयंभू। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं स्वयंभू।
पुष्पदंत किस सदी में हुए? 10वीं सदी में। आदिकालीन वैद्यक ग्रंथ है, आदिकालीन वैद्यक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। जगत सुंदरी प्रयोगमाला आदिकालीन वैद्यक ग्रंथ है। जैसे आजकल डॉक्टरों के लिए है, तो उस समय वैद्यों का ग्रंथ रहा होगा जगत सुंदरी प्रयोगमाला। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपति नाल, इनकी रचना बीसल देव रासो अजमेर के शासक से संबंधित है। बीसल देव रासो का नायक कौन है? बीसल देव रासो का नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव रासो का नायक है। बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। बीसल देव रासो की नायिका है राजमती। बीसल देव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? बीसल देव रासो की। बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य है। बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है बीसल देव रासो। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है बीसल देव रासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। ये कड़वक शैली है। कितने के बाद कितने दोहा कोई ज़रूरी नहीं है, 5 दोहा और 1 चौपाई, 5 दोहा 1 चौपाई या 7 दोहा 1 चौपाई, इसे कड़वक शैली कहते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है मसनवी शैली में। वो जो पूजा अर्चना की बात होती है कि जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उस समय जो चलता था मसनवी शैली में कि पहले राजा की प्रशंसा होगी, भगवान की प्रशंसा होगी, भगवान की पूजा की जाएगी, फिर उसके बाद शाह वक्त उस समय जिसका शासन होगा उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसके बाद सबको लिखा जाता था। वो मसनवी शैली है। कड़वक शैली में क्या है? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कहते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। माना किसने है? शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का मूल नाम था वलिद्य। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, विद्यापति। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। रणमल्ल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। प्रकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा है जटमल द्वारा लिखी गई। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज अनुरक्त नहीं आसक्त था, संयोगिता के प्रति प्रेम रहा होगा। नाथ संप्रदाय में पूछा जाता है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था या आसक्त था? तो संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है वो? गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले, 1965। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सोनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से अभिप्राय है कुआं। इश्क भरा है देख ले जगत से और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, कुआं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। साथियों, प्रयास यही है कि 10 से 15 दिनों में ये समाप्त हो जाए, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा समय लगता है तो 3750 प्रश्नोत्तरी को रोककर इसे जारी रखा। विश्वास रखिए, पुराना पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नए प्रश्न जो संभावित हैं वो 3750 वाले में कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। जैसी भी प्रतिक्रिया हो आप एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इतनी देर से आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हमें भी बेहद खुशी होगी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। शाहजियान के प्रवर्तक हैं सरहपा।
कथन ऐसे ही लंबे लंबे आते हैं, ये भी किसी परीक्षा में आया होगा। हालांकि नेट का समझ में आ रहा है कि नेट में पूछा गया होगा, लेकिन जब प्रश्न एक बार पूछ लिया जाए तो नेट और LTGIC GDC जो भी हो सब बराबर हो जाता है और वो फिर कहीं भी पूछा जा सकता है। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, कीर्ति पताका, जो अभी तक आया था कि नोटिस मात्र है, उसी की बात पूछी गई है। इस तरह से पृथ्वीराज रासो को सर्ग में क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में सर्ग को कहा गया है समय, 69 समय है, पूछा जाता है। पृथ्वीराज, हाँ देखिए 69, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने कहा है। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन बताया गारसा दत्तासी ने। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीसल देव रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग है कनवज्य युद्ध। युद्ध बड़ा ही होता है, आप ऐसे याद रखें। देखिए युद्ध बड़ा ही होता है, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं, आप भी ऐसे याद रखें। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग क्या है? कनवज्य युद्ध। पृथ्वीराज रासो की नायिका है संयोगिता, जिसके प्रति पृथ्वीराज आसक्त था। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह बात कही गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। पृथ्वीराज रासो का मूलतः कैसा काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो वीरतापरक रचनाएं लिखती ही थे उस समय, वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है ऐतिहासिकता। कोई कहता है ऐतिहासिक है, कोई कहता है फर्जी है, पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है, कोई कहता है न ऐतिहासिक है न जाली है, बीच का है, अर्ध प्रमाणिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। चारण काव्य की भाषा है डिंगल, चारण काव्य की भाषा है डिंगल। आत्मबोध की रचना है, आत्मबोध रचना किसकी है? गोरखनाथ की है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्यपंथी है। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की है। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, बीसल देव रासो श्रृंगारिक रचना है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया राजा मुंज को। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने स्वीकार किया है। हालात कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। हालात कन्हैया अमीर खुसरो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्तिलता में। जय मयंक जसचंद्रिका, जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, डिंगल कवियों की वीरगाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्त मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीतिकाव्य, ये छयों धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे चलते हैं। कुंडलिया के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं कुंडलनी के, कुंडलिया नहीं कुंडलनी, कुंडलनी आप लोग जानते होंगे, कबीरदास की कहते हैं जग गई थी। कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा, वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का अनुक्रम है कुरा उवर्ण, याद रखें कुरा उवर्ण, कुवलय माला कथा, राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण से वर्ण रत्नाकर। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं योगेंद्र या जोइंदू। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी, कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं कर्नल जेम्स टाड। प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वीराज रासो में किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पैंगलम में मिलता है? हमीर रासो। इसी के आधार पर इसकी रचनाकार सारंगधर को माना है शुक्ल जी ने। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? खुमाण रासो, दलपत विजय की रचना है। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? खुमाण रासो, खुमाण रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो ये जयानक की रचना है, जयानकृत पृथ्वीराज विजय खूब पूछा जाता है। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया गया है
भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जयमंग जसचंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं पिंगल। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। बुद्धि रासो काव्य है प्रेम काव्य। बुद्धि रासो काव्य है प्रेम काव्य। ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? मारवाड़ी। ढोला मारूरा दूहा, जो रोड़ा तो राउलवेल की है, ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ या कल्लोल कवि की जो रचना है उसकी नायिका पूछी गई है तो मारवाड़ी। मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ या कल्लोल कवि। माना जाता है कि कुशल लाभ की ये रचना थी, कल्लोल कवि आए और कुछ पद इसमें और जोड़े और इनको भी इसका रचनाकार माना जाता है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड नाम से जाना जाता है? तो परमाल रासो को। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम कवि हैं अमीर खुसरो। जब अमीर खुसरो ना हो तो आप रईधू को लगाएं। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामिनुद्दौन खुसरो। अबुल हसन यामिन यहाँ APJ अब्दुल कलाम का वर्तमान में था, वैसे ही लंबा नाम अमीर खुसरो का भी था। अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर का विषय है। नूह सिपहर का विषय है भाषा विज्ञान। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की है, जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है किससे संबंधित है? सिद्धों से है, नाथों से नहीं। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, नाथ तो वैसे भी स्त्रियों से दूर रहते हैं, तो सिद्धि जो महामुद्रा शब्द है वो सिद्धों से रिलेटेड है और इसका अर्थ है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। ये पंक्तियाँ विद्यापति की हैं। अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। राजमती से रूठकर बीसल देव गया था उड़ीसा। देखिए ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, वह है पौमचर्यु। पंच पांडव चरित्रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। मुकरी पहेलियाँ इन्हीं के लिए खुसरो जी जाने जाते हैं। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। महुवर बुझई कुसुमरस, महुवर बुझई कुसुमरस, कब्ब कलासु छैल, सज्जन पर उर आर मन, दुज्जन नाम मैल। यह पंक्ति है विद्यापति की। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास धर्मसूरी। हिंदी में प्रचलित 12 मासा चौपाई छंद में सबसे पहले मिलता है नेमनाथ चौपाई। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजाधार सेनद्वती के शिलालेख में। राजाधार सेनद्वती के शिलालेख में क्या मिलता है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि, जिम उज्जो करेई, परम महासुख एक हुकड़े, दुरीय अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे का में महासुख का संबंध है। महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? अवधि का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कवि शेखर अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति पदावली का संपादन रामरक्ष बेनीपुरी ने किया। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैपसन जपाओ अवहट्ठा उक्ति किसकी है? विद्यापति की है।